हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए, पिछली क्लास के अंदर जो हमारी चर्चा चल रही थी कंप्यूटर को लेके, हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर में एमएस एक्सेल। और एमएस एक्सेल के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे थे कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो फंक्शंस वाले जो टॉपिक मतलब जो पॉइंट है, अगर हम मैं बात करूं कि जो भी आगामी पेपर होंगे जिसमें कंप्यूटर आना है, तो वहां पर एमएस एक्सेल में आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है जिन क्वेश्चंस का, वो है कि फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भाई फंक्शन क्या है, फंक्शन का नाम क्या है और फंक्शन का यूज़ क्या है, किस तरीके से आप उसको एमएस एक्सेल में उस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो उसकी भाई उसी श्रेणी में हम लोगों ने क्या कर रखा था उस सीरीज के अंदर, अगर मैं बात करूं तो हमने कुछ फंक्शंस पढ़ लिए थे। जैसे मैं बात करूं फंक्शंस की, तो हम लोगों ने डेट एंड टाइम वाला फंक्शंस कंप्लीट कर लिया था। कल हमने सबसे पहले डेट वाले फंक्शन को पढ़ा। उसके बाद में हमने टाइम फंक्शंस पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने सारे स्टेटिस्टिकल फंक्शंस उनको पढ़ लिया था। और उसके बाद में हम लोगों ने अर्थमेटिक फंक्शंस भी पढ़ लिए थे। ठीक है, अर्थमेटिक फंक्शंस भी पढ़ लिए थे। अब आज जो है, आज हम लोग पढ़ेंगे कौन से वाले फंक्शन, या नहीं मैं कहूँ कि अर्थमेटिक फंक्शंस को देख लेंगे, या फिर हम आज सबसे पहले देखेंगे टेक्स्ट फंक्शंस। कौन से फंक्शंस भाई? टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। टेक्स्ट फंक्शंस, एक सेकेंड, आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, डेट एंड टाइम फंक्शन में क्या इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी स्टेटिकल फंक्शंस में जैसे कि कल हमने पढ़ा था, जैसे कि सम पढ़ा, उसके साथ सॉरी मैक्सिमम मिनिमम एवरेज, इनके बारे में पढ़ा। और आज जो हम देखेंगे टेक्स्ट फंक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बचेगा हमारा अर्थमेटिक फंक्शन, उसको भी हम देखेंगे। और अर्थमेटिक फंक्शन में भी अगर मैं बात करूं, तो अर्थमेटिक फंक्शन में एटलीस्ट अपन ने पढ़ तो लिया था, जैसे वो सील वाले, फ्लोर वाले, सम है ना, सम। और यहाँ बात करें सब्ट्रैक्शन, पावर, ये सब पढ़ लिए थे। इस अर्थमेटिक फंक्शन में एक मैंने आपको छुड़वा दिया था, राउंड फंक्शन। ठीक है, ये राउंड फंक्शन में थोड़ा, या तो अभी एक्सेल के बीच की क्लास में कहीं से बता दूंगी, या जब एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में मैं ये राउंड फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर समझाऊंगी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अभी वर्तमान में जो भी पेपर हो रहे हैं कंप्यूटर में, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं राउंड वाले फंक्शन को। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन जो है, अभी हम टेक्स्ट फंक्शन से ही आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा जो बचेंगे हमारे, वो बचेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो एक और फंक्शंस हमारे बच जाएंगे। और वो फंक्शंस आपके होंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इवन ओड, है ना, इवन ओड, उसी में हम चलो राउंड वाले फंक्शन को भी काम में ले लेंगे। और एक आपके बचेंगे जो अपने थे लॉजिकल फंक्शन, है ना, लॉजिकल फंक्शंस को भी पढ़ना है हमें। तो यहाँ पर कुछ एक फंक्शंस तो हमने कंप्लीट कर लिए और कुछ एक बाकी बचे जो अभी कंटिन्यू चलते रहेंगे अपने। तो डेट एंड टाइम फंक्शन कंप्लीट हो चुका है हमारा, स्टैटिकल फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैं याद दिला दूँ आपको कि इसमें हमने मैक्सिमम पढ़ा, मिनिमम पढ़ा, एवरेज पढ़ा, काउंट पढ़ा, काउंटा पढ़ा। ठीक है, ये सब कुछ अपन इसके अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये आप 3 तक तो कंप्लीट हो गए। और अर्थमेटिक फंक्शंस के अंदर बात करें तो राउंड वाला फंक्शन बाकी रह गया था, तो वो राउंड वाला फंक्शन अपन अभी देखेंगे। और अब टेक्स्ट फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन, ये 3 फंक्शन हमें जो है पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेक्स्ट फंक्शन। देखो, टेक्स्ट फंक्शन है तो नाम से पता चल रहा है कि टेक्स्ट से संबंधित होंगे। मतलब इन फंक्शन का यूज हम जो है किसी अक्षर या टेक्स्ट पे करेंगे, किन्हीं शब्दों पे हम करेंगे। तो टेक्स्ट फंक्शन होते कौन कौन से हैं? तो देखो, यहाँ पर मैं चाहती तो यहाँ आपको ब्लैंक स्लाइड से मैं एक एक एग्जांपल देके के समझा सकती हूँ, पर उसमें समय ज़्यादा लगता है ना। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बना ली है, और ये टेबल है, इसी टेबल के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट फंक्शन समझा दूंगी, जिससे हमारे समय की बचत हो, क्लास से ज़्यादा लंबी ना हो और आपको भी पढ़ने में थोड़ा ईजी रहे। तो देखो, टेक्स्ट फंक्शन जो कि स्ट्रिंग से संबंधित कार्य हेतु या स्ट्रिंग की श्रृंखला होती है, स्ट्रिंग से संबंधित कार्य हेतु जो है टेक्स्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। अब ये स्ट्रिंग कहते किसे? ये स्ट्रिंग जो है वो शब्दों की या अक्षरों की श्रृंखला, अक्षरों की श्रृंखला को ही क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। या यूँ समझ लो कि एक वर्ड, एक शब्द ही क्या कहलाता है? स्ट्रिंग। भाई एक शब्द कितने अक्षरों से मिलकर बना है, ये उसकी क्या कहलाएगी? स्ट्रिंग कहलाएगी। या नॉर्मली आप एक चीज समझना है कि स्पेलिंग को ही स्ट्रिंग कहते हैं, किस शब्द को ही स्ट्रिंग कहा जाता है। चलो, अब देखो कि टेक्स्ट फंक्शन होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले में फंक्शंस का नाम, इस तरफ हम उसका सिंटैक्स यानी उसको फॉर्मूला में कैसे आप कन्वर्ट करते हो, और फिर उसका यूज क्या है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला फंक्शन है लेन फंक्शन।
लेन फंक्शन। अगर इस लेन फंक्शन की मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है लेंथ। क्या होती है भाई? लेंथ। यानी एक स्ट्रिंग आपको दी हुई होगी, उस स्ट्रिंग में आपको उसकी लेंथ ज्ञात करनी है। अब लेंथ कैसे ज्ञात करोगे किसी एक शब्द की, किसी एक स्ट्रिंग की? भाई किसी एक शब्द में, किसी एक स्ट्रिंग में कितने अक्षरों को लेकर उस शब्द को बनाया गया है, वही उसकी क्या कहलाती है? लेंथ कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने इस लेन फंक्शन का यूज किया, सबसे पहले आपने इजिकल टू साइन लगाया, क्योंकि विदाउट इजिकल टू साइन तो एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। तो इस लेन फंक्शन को यूज करने के लिए आप इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करोगे, तो फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल साइन देन फंक्शन का नेम, जो फंक्शन आप यूज करना चाहते हो। तो अभी अपन कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं भाई? लेन फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो ये लेन फंक्शन लेंथ। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट में एक स्ट्रिंग दी हुई है, एक शब्द दिया हुआ है, एक स्पेलिंग दी हुई है। अब हमें इस स्पेलिंग में कितने अक्षर है उनको काउंट करना है। तो जैसे ही आप ये वाला फंक्शन लगाओगे, ब्रैकेट में जो भी स्पेलिंग लिखोगे, कितने अक्षरों से मिलकर ये बनी है, वो इसके आउटपुट पे आ जाएगा। तो एक बार काउंट कर लेते हैं अपन। देखो ये माइक्रोसॉफ्ट की स्पेलिंग लिखी हुई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 अक्षरों से मिलकर बनी है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये रिजल्ट में आ गया 9 आंसर। क्या आ गया भाई? 9 आंसर। तो क्या यूज किया अपन ने? इस लेंथ फंक्शन का उपयोग करके हमने इसको किसके लिए यूज किया? हमने किया इसको स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने हेतु, कि एक पूरी स्पेलिंग कितने अक्षरों से मिलकर बनी है, वही उसकी लेंथ या लंबाई कहलाती है। तो एक स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने हेतु हम लेन फंक्शन का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फंक्शन आता है अपर फंक्शन। क्या होता है भाई? अपर फंक्शन। अपर का मतलब होता है, जैसे अपन ने MS वर्ड, पावर पॉइंट ये पढ़ चुके हैं, और उसमें अपन ने होम टैब के बारे में पढ़ा था। तो होम टैब के जो ब्लॉक था, उस ब्लॉक के अंदर एक हमें ऑप्शन मिल रहा था फ़ॉन्ट ब्लॉक में, कि हम फ़ॉन्ट का केस चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का केस मतलब आप उसमें अपर केस लगाकर सारे फ़ॉन्ट को कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, आप उसमें लोअर केस लगाकर सारे फ़ॉन्ट को स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, कैपिटलाइज ईच वर्ड वाले केस का यूज़ करके प्रत्येक सेंटेंस के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल कर सकते हो, टॉगल केस का यूज करके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल कर सकते हो, है ना। और एक सेंटेंस केस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर आप कैपिटल। तो 5 प्रकार के अपने केस पढ़े। तो अपर का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको जो स्ट्रिंग दी जाएगी, आपको जो शब्द दिया जाएगा, उसको कैपिटल फॉर्म में लिखना है, कैपिटल अक्षरों में लिखना है। तो अपर का देखो, अपर ये जो अपर जो क्या बोलते हैं फंक्शन है, ये कैसे यूज किया जाएगा? इक्वल साइन, अपर फंक्शन का नाम लिखा, और ब्रैकेट में यहाँ पर एक स्पेलिंग का नाम लिख दिया, यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख दिया है ना, माइक्रोसॉफ्ट शब्द लिख दिया गया है यहाँ पे। अब ये माइक्रोसॉफ्ट शब्द जो है, इसमें सिर्फ M कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। अब हम क्या चाहते हैं कि इस पूरी माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रिंग के अंदर ये सारे अक्षर कैपिटल में आ जाए, है ना। तो अपर में क्या करोगे भाई? सबको कैपिटल में करोगे। तो इसका अपर का यूज क्या हो गया? यहाँ पर स्ट्रिंग को अपर केस में बदलने हेतु, अपर केस में बदलने हेतु हम जिस फंक्शन का यूज करते हैं, जिस टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं, वो है अपर टेक्स्ट फंक्शन। यानी एक दिए गए शब्द के सारे अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखने हेतु, एक दिए गए स्ट्रिंग या वर्ड के सभी अल्फाबेट को कैपिटल लेटर में लिखने हेतु हम अपर टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो जैसे ही आपने ये अपर टेक्स्ट फंक्शन यूज किया, आपका आउटपुट या आंसर क्या आएगा? देखो ये प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे हमको इसमें कैपिटल लेटर में लिखना है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ये आउटपुट आ गया आपका माइक्रोसॉफ्ट। ये सारे के सारे लेटर किस में आ जाएंगे? कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। इस तरीके से ये अपर टेक्स्ट फंक्शन काम करेगा। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट है लोअर फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई? लोअर फंक्शन। लोअर नाम से पता चल गया कि एक स्ट्रिंग आपको दी जाएगी, उस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है? उसके सारे लेटर को स्मॉल लेटर में लिखना है, यानी बड़े अक्षरों को छोटे अक्षरों में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लोअर फंक्शन को आप फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, या इक्वल साइन, लोअर फंक्शन का नाम,
और ब्रैकेट में आपको स्पेलिंग दे दी, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में स्पेलिंग लिखी हुई है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। एक ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपन ताकि इजी रहे आपको, है ना। अब ये माइक्रोसॉफ्ट फंक्शन लिखा हुआ है स्पेलिंग। अब देखो अगर बात करें तो यहाँ एम कैपिटल है, बाकी सारे क्या है स्मॉल लेटर में है, लेकिन हमें तो इस एम को भी स्मॉल में बदलना है ना, क्योंकि हमने केस कौन सा लगाया है यहाँ पे, सॉरी हमने कौन से फंक्शन का यूज किया है, हमने यहाँ लोअर फंक्शन का यूज किया है जिससे सारे कैपिटल स्मॉल लेटर में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका यूज क्या हुआ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज हुआ कि स्ट्रिंग को लोअर केस में बदलने हेतु, स्ट्रिंग को लोअर केस में बदलने हेतु हम जो है लोअर फंक्शन का यूज करते हैं। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा कि सारे ही लेटर, या एम को भी स्मॉल कर देंगे, सारे ही लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में अब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गई ये बात। चलिए तो यहाँ पर ये लोअर फंक्शन भी समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट फंक्शन आता है, नेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन आता है लेफ्ट फंक्शन। क्या है, लेफ्ट फंक्शन। अब इस लेफ्ट फंक्शन का मतलब समझना, यहाँ पर टेक्स्ट के दो फंक्शन होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, उस स्ट्रिंग में आपको करना क्या है कि आपको क्या करना है कि एक स्ट्रिंग दी गई है, अगर आप लेफ्ट फंक्शन यूज करते हो तो उस स्ट्रिंग के बाई ओर से, उस स्ट्रिंग के बाई ओर से दिए गए नंबर के आधार पे उस अक्षर को प्रिंट करना है। जैसे ये लेफ्ट फंक्शन वाला जो है ना, इसको मैं एक बार आपको ब्लैंक स्लाइड पे बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार देखिए यहाँ पे, चलो एक मिनट है ना, गलत में, चलो कोई नहीं। देखो लेफ्ट फंक्शन की बात करें, एक तो होगा यहाँ पर लेफ्ट फंक्शन और एक होगा आपके राइट फंक्शन, है ना। ये कैसे टेक्स्ट फंक्शन है, ये टेक्स्ट फंक्शन कैसे काम करते हैं। लेफ्ट फंक्शन में क्या किया गया कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई, जैसे मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग लिखी हेलो वर्ल्ड, क्या लिखा मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ये एक स्ट्रिंग लिखी है। इसमें राइट फंक्शन में भी मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इस हेलो वर्ल्ड वाले शब्द में या ब्रैकेट में देखना आप, हाँ जी, यहाँ ये स्ट्रिंग के बाद में एक अंक मतलब एक नंबर भी दिया होगा, इस स्ट्रिंग के बाद में एक नंबर भी दिया होगा, ठीक है। ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक नंबर दिया हुआ है। ध्यान से समझना कि लेफ्ट फंक्शन में क्या होगा कि जो स्ट्रिंग दी हुई है और जो नंबर दिया हुआ है, तो जो नंबर दिया हुआ है मतलब उतने ही कैरेक्टर, उतने ही अक्षर क्या होने चाहिए, प्रिंट होने चाहिए, है ना। तो किधर से प्रिंट होने चाहिए भाई, बाई और साइड से। लेफ्ट का मतलब बाई और साइड से। देखो इस स्ट्रिंग में बाई और साइड से 5 अक्षर कौन से हैं, 1 2 3 4 5, तो यानी कि ये 5 अक्षर ही प्रिंट होंगे, क्योंकि अपन ने यहाँ पे नंबर ही 5 अक्षर का डाल रखा है, ठीक है। और फंक्शन कौन सा यूज किया है, लेफ्ट फंक्शन। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा भाई, आउटपुट आएगा आपके सामने हेलो। क्या आएगा भाई, हेलो। ये 5 अक्षर ही आपके सामने आउटपुट आएंगे क्योंकि यही प्रिंट होके आएंगे। ऐसे ही सेम चीज राइट के लिए है कि आपने कितने नंबर लगा रखे हैं भाई, 5 नंबर लगा रखे हैं, 5 अक्षर, पर 5 अक्षर किस साइड से भाई, दाईं ओर साइड से, राइट ओर साइड से। तो यहाँ पर ये 5 अक्षर जो है, यानी इसका आउटपुट क्या आएगा कि दाईं ओर साइड से सिर्फ ये 5 अक्षर ही प्रिंट होके आएंगे। समझ में आ गई। तो ऐसे ये लेफ्ट और राइट फंक्शन जो है ये काम करते हैं। चलो तो लेफ्ट का समझ में आ गया कि भाई लेफ्ट क्या करेगा, दिए गए अंक के आधार पर, दिए गए अंक के आधार पर स्ट्रिंग के कैरेक्टर को बाईं ओर से प्रिंट करना, उसके लिए हम यूज करते हैं लेफ्ट फंक्शन। आगे बढ़ो, आगे देखो राइट फंक्शन क्या करेगा भाई, राइट फंक्शन क्या काम करेगा, दिए गए अंक के आधार पर स्ट्रिंग के कैरेक्टर को दाईं ओर से प्रिंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये प्रिंट मिस्टेक हो गई है कि भाई अक्षर नहीं लिखे हुए हैं, तो दोनों में आप अक्षर लिख लो, वैसे मैंने एग्जांपल देके ही बता दिया, तो दिक्कत तो आएगी नहीं, ठीक है। या 5 अक्षर आप लिख लो, ठीक है, तो ये आपका यहाँ टेबल में भी सही हो जाएगा। चलिए तो लेफ्ट राइट फंक्शन समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम। क्या है भाई, ट्रिम है। अब ये ट्रिम क्या है, एक मतलब एक स्ट्रिंग आपको दी गई है, उस स्ट्रिंग में मतलब कोई भी शब्द दे दिए गए हैं, उस शब्द के पहले या 2 शब्द है तो उसके बीच में, या 2 शब्द है तो उसके बाद में। तो एक स्ट्रिंग में पहले या बाद में जो भी अवांछित स्पेस है, मतलब जो फालतू का स्पेस है, उस स्पेस को हटा देता है ये ट्रिम फंक्शन। तो दी गई स्ट्रिंग में अवांछित स्पेस को हटाने का काम करता है ट्रिम टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो इसको पहले फॉर्मूला में कन्वर्ट किया। अब यहाँ देखो एक स्ट्रिंग दी हुई है, ये हेलो लिखा हुआ है, इस हेलो से पहले भी कुछ स्पेस है, फिर हेलो वर्ल्ड के बीच में भी यहाँ स्पेस है, और फिर वर्ल्ड के बाद में भी यहाँ स्पेस है, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे ही आप ये ट्रिम फंक्शन इस वाली स्ट्रिंग पर यूज करोगे तो एक स्ट्रिंग के पहले व बाद का फालतू स्पेस हट जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये स्पेस हटेगा तो नॉर्मल रूप से आउटपुट रूप में आपके पास भी ये स्ट्रिंग इस तरीके से दिखाई देगी। भाई इसके पहले जो ये स्पेस था ये हटा दिया गया, इसके बीच का जो स्पेस था ये भी हटा दिया गया, इसके बाद का जो स्पेस था ये भी हटा दिया गया, यानी स्ट्रिंग जो है वो खाली स्पेस हटने के बाद में थोड़ी कंजस्टेड हो गई। क्लियर है? तो ट्रिम फंक्शन क्या यूज किया जाएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फंक्शन आता है एग्जिट फंक्शन। एग्जिट फंक्शन का मतलब कि दो स्ट्रिंग दी जाएगी, अब दोनों में से उन दोनों स्ट्रिंग की आप आपस में क्या करोगे, तुलना करोगे कि जैसे कि दोनों स्ट्रिंग जो है अगर उनकी स्पेलिंग एक जैसी है तो आंसर ट्रू आना है, लेकिन अगर दोनों स्पेलिंग एक जैसी नहीं है तुलना करने पर तो आंसर फॉल्स आना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एग्जैक्ट एग्जैक्ट आपने ये फंक्शन यूज किया और यहाँ ब्रैकेट में दो स्ट्रिंग लिखी हुई है, एक में देखो, एक में स्पेलिंग लिखी है COLOR, ठीक है, COLOR, और एक में यहाँ लिखी हुई है COLUR। एक सेकेंड है ना, इसको थोड़ा यहाँ करेक्शन कर लेते हैं अपन। चलो यहाँ कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने ये एग्जिट फंक्शन लगाया और आपने यहाँ पर ये दो स्पेलिंग लिखी, एक लिखा हेलो और एक लिखा HALLO। अब देखो इन दोनों स्ट्रिंग को देखिए आप, क्या ये दोनों स्ट्रिंग्स मैच कर रही है एक दूसरे से? बिल्कुल नहीं कर रही है। एक में HELLO लिखा है, इसमें HALLO लिखा है, तो ये दोनों स्ट्रिंग मैच नहीं हो रही। जब हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, जब हम इनका तुलना कर रहे हैं, हम तुलना क्या कर रहे हैं कि क्या हेलो शब्द की जो मेन स्पेलिंग होती है क्या ये दोनों करेक्ट है? तो भाई दोनों करेक्ट नहीं है, एक इसमें से गलत है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, आउटपुट के रूप में फॉल्स आएगा। यहाँ आउटपुट के रूप में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो दो स्ट्रिंग की एग्जैक्ट तुलना करने हेतु, दो स्ट्रिंग की आपस में एग्जैक्ट तुलना करने हेतु हम एग्जैक्ट टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं। इसके अलावा आप एक एग्जांपल और लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा स्माइल, यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग लिखी स्माइल और इसी के पास मैंने दूसरी स्ट्रिंग भी लिखी स्माइल। तो यहाँ देखो कि यहाँ पर दोनों ही की अब जब हम तुलना कर रहे हैं तो दोनों सही है, यहाँ पे दोनों स्पेलिंग सही है, तो यहाँ इसका आउटपुट क्या आ सकता है, इसका आउटपुट आ सकता है ट्रू। क्या आएगा भाई, ट्रू आएगा। ठीक है, तो एक एग्जिट तुलना करने हेतु हम एग्जिट टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कनेक्टेड फंक्शंस। क्या आता है भाई, कनेक्टेड फंक्शन। कनेक्टेड फंक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्ट्रिंग दी जाएगी, दो स्ट्रिंग दी जाएगी और उनके बीच में कुछ स्पेस होगा, उस स्पेस को हटाकर उन दोनों स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देना। तो दो स्ट्रिंग को आपस में कनेक्ट करने हेतु या दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने हेतु हम कनेक्टेड टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसको फॉर्मूला में आप कन्वर्ट कर लो, इक्वल साइन, देखो यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ इक्वल साइन नहीं लगाया तो अपन तो लगाएंगे, इक्वल साइन कनेक्टेड, आपने फंक्शन का नाम लिख दिया और यहाँ ब्रैकेट में देखो स्ट्रिंग दी हुई है, ये लिखा हुआ है हेलो और फिर यहाँ बीच में स्पेस है और ये लिखा हुआ है वर्ल्ड। ठीक है, अब आप जब इसमें ये कनेक्टेड फंक्शन लगाते हो तो यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ आउटपुट आ जाएगा ये दोनों स्पेलिंग के बीच का जो स्पेस था ये हट जाएगा और दोनों स्पेलिंग्स आपस में जुड़ जाएगी इस तरीके से हेलो वर्ल्ड। तो ये पूरी एक स्ट्रिंग बन गई है ना, बीच का स्पेस हट गया, दो अलग अलग स्ट्रिंग थी, हेलो स्ट्रिंग अलग थी, वर्ल्ड स्ट्रिंग अलग था, इन दोनों के बीच का स्पेस हटाकर इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया और पूरी एक स्ट्रिंग बन गई हेलो वर्ल्ड। तो दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टेड टेक्स्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पर सब कुछ अच्छे से आपको टेक्स्ट फंक्शन समझ में आ गए होंगे। देख लो एक बार टेक्स्ट फंक्शन कौन कौन से, लेंथ फंक्शन जिससे हम स्ट्रिंग की लेंथ ज्ञात करते हैं, अपर फंक्शन जिसमें हम स्ट्रिंग को सारे कैपिटल लेटर में चेंज करते हैं, लोअर टेक्स्ट फंक्शन जिसमें एक स्ट्रिंग के सारे लेटर स्मॉल लेटर में चेंज होते हैं, लेफ्ट फंक्शन जिसमें स्ट्रिंग के बाई ओर से दिए गए अंकों के आधार पर प्रिंट किया जाता है, राइट फंक्शन जिसमें टेक्स्ट के दी गई स्ट्रिंग को अंकों के आधार पर दाई ओर से प्रिंट किया जाता है, ट्रिम फंक्शन जो कि एक स्ट्रिंग में आगे पीछे बीच में जो भी क्या बोलते हैं अवांछित स्पेस होता है उसको हटाने का काम किया जाता है, एक्सिट फंक्शन में दो स्ट्रिंग की आपस में तुलना की जाती है, और कनेक्टेड फंक्शन जिसमें दो अलग अलग स्ट्रिंग को आपस में जोड़ा जाता है। तो यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़े और नेक्स्ट देखो चलिए तो यहाँ पर ये टेक्स्ट फंक्शन आपके कंप्लीट हो गए।
अब थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं यहाँ पर अर्थमेटिक फंक्शन। ठीक है, अर्थमेटिक फंक्शंस को पढ़ लेते हैं, फिर जो लॉजिकल फंक्शन है ना, वो लॉजिकल फंक्शन हम थोड़ा लास्ट में। अर्थमेटिक फंक्शंस क्या होते उस पर चर्चा करते हैं। तो देखो अर्थमेटिक फंक्शन, अर्थमेटिक फंक्शन, अगर अर्थमेटिक फंक्शंस की बात करें तो इसमें सबसे पहला फंक्शन आता है इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई? इवन फंक्शन। सभी को पता है कि इवन फंक्शन कैसे काम करेगा। आपको एक विषम संख्या दी गई जाएगी, उससे अगली आपको क्या ज्ञात करनी है? सम संख्या ज्ञात करनी है। तो ये जो इवन फंक्शन है ये किस लिए काम में आता है? दी गई है ना, दी गई संख्या, दी गई संख्या में, दी गई संख्या से, दी गई संख्या से अगली दी गई, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर दी गई विषम संख्या लिख लो। क्या लिख लो भाई? विषम संख्या। दी गई विषम संख्या से अगली सम संख्या, अगली सम संख्या ज्ञात करने हेतु, ज्ञात करने हेतु। ठीक है, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं भाई? इवन फंक्शन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इक्वल साइन और ये आपका इवन फंक्शन, और देन यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5। तो भाई यहाँ 5 से आगे कौन सी सम संख्या होगी? तो यहाँ सभी को पता है आउटपुट के रूप में क्या रिजल्ट आएगा भाई? आउटपुट के रिजल्ट आएगा 6। क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको क्वेश्चंस में विषम संख्या दी गई है तो सम संख्या मतलब आंसर में आएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ सम संख्या ही लिखी गई है तो हम नोट डाल के यहाँ लिख सकते हैं। नोट डाल के आप लिख सकते हो कि अगर दी गई संख्या पहले से ही सम संख्या है तो आउटपुट में वही सम संख्या लिखी जाएगी, है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखो कि दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या पहले से ही, दी गई संख्या पहले से ही सम संख्या हो तो, दी गई संख्या पहले से ही सम संख्या हो तो आउटपुट के, आउटपुट में या रिजल्ट में या परिणाम में, आउटपुट या परिणाम के रूप में, परिणाम के रूप में वही सम संख्या आएगी, वही सम संख्या आएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब कैसे आएगी देखो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो इस तरीके से इवन फंक्शन में या ब्रैकेट में लिखा गया है 6 नंबर। क्या लिखा गया? 6। अब 6 ऑलरेडी एक इवन नंबर है, 6 एक ऑलरेडी एक सम संख्या है, तो यहाँ आउटपुट के रूप में क्या आएगा भाई? आउटपुट के रूप में 6 ही लिखेंगे, क्योंकि जब हमारे को क्वेश्चन में ही सम संख्या दी गई है तो आंसर भी वही सम संख्या आएगी। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ओड नंबर होता, विषम संख्या होती, देन हम उससे अगली सम संख्या को या आंसर के रूप में लिखते। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब इसके देखो एक दो एग्जांपल और मैं आपको बता दूं। जैसे अगर मान लो कि अगर नेगेटिव डिजिट दे दिया, फॉर एग्जांपल जैसे एक अपन 0 वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो सपोजली क्वेश्चन ये हुआ इवन और यहाँ ब्रैकेट में आपके 0 दिया हुआ है, तो भाई 0 तो क्या है? 0 ऑलरेडी सम संख्या है, तो आउटपुट क्या आएगा भाई? आउटपुट आएगा 0। इस टाइप का क्वेश्चन सपोज कीजिए, अगर आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जाए क्वेश्चन में इज इक्वल टू इवन और आपको ब्रैकेट में दे दिया जाए -6, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर सम संख्या नेगेटिव मान में है, सम संख्या नेगेटिव मान में है, तो इवन फंक्शन के दौरान उसका आउटपुट भी नेगेटिव मान आएगा। यानी ये साइन भी आपको उतारना है, उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करके नहीं लिख सकते, आपको ये साइन उसके साथ में ही उतारना है आउटपुट के रूप में। ठीक है, अगर ऐसे ही आपको मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक विषम संख्या दे दे नेगेटिव मान में, जैसे कि इवन -9 दे दिया, इवन -9 दे दिया, तो 9 से आगे मतलब 9 से आगे कौन सी सम संख्या होती है? कौन सी इवन संख्या होती है? 10 होती है। लेकिन हम यहाँ आउटपुट के रूप में ओनली 10 नहीं लिखेंगे, हमें इस 10 के आगे क्या लगाना पड़ेगा? ये नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि भाई हमें जो ब्रैकेट में दी गई है वो संख्या ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू है उसकी, तो यहाँ पर जो हम आउटपुट निकालेंगे उसमें भी हमारे को नेगेटिव वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। भले ही हम इसको सम संख्या में कन्वर्ट मतलब सम संख्या ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव मान तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पर इवन फंक्शन को लेके ध्यान में रखनी है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है इसमें ओड फंक्शन। ओड फंक्शन
अब नाम से ही पता चल गया होगा कि भाई ओड फंक्शन का क्या मतलब है कि दी गई सम संख्या के आधार पर उससे अगली उसकी विषम संख्या ज्ञात करना, है ना। आपको पहले सम संख्या दी गई होगी और उससे आगे आपको क्या करना है, विषम संख्या ज्ञात करनी है। अब इसका एक चीज और कर सकते हो आप, भाई जो दी गई सम संख्या है उसमें +1 जोड़ोगे तो ऑटोमेटिक अगली विषम संख्या आई जाएगी। तो यहाँ तो पहले लिखो ओड फंक्शन, है ना। तो दी गई सम संख्या, दी गई सम संख्या से अगली विषम संख्या, अगली विषम संख्या ज्ञात करना, दी गई संख्या से अगली विषम संख्या ज्ञात करना। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो दी गई संख्या से अगली विषम संख्या ज्ञात करने हेतु हम ओड फंक्शन का यूज करते हैं। आप छोटा सा नोट डाल के लिख सकते हो सुविधा के लिए कि जो विषम संख्या दी गई है, विषम संख्या, सॉरी जो सम संख्या दी गई है ना, यहाँ पे लिखो, क्या लिखो, सम संख्या +1, है ना। सम संख्या +1 करने पे ऑटोमेटिक अगली विषम संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये काम किया जा सकता है। अब ये कैसे किया जा सकता है, ध्यान से समझना। जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, यहाँ दे दिया ओड फंक्शन और ब्रैकेट में दे दी एक इवन नंबर या एक सम संख्या। तो यहाँ पर देखो ये सम संख्या 6 है। अब इस 6 में आप 1 जोड़ोगे तो कितने आएंगे, 7, और इस 6 से अगली विषम संख्या क्या है, 7। वैसे तो ध्यान में रह ही जाएगा, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो कि जब ये फंक्शन यूज किया तो इसके आउटपुट के रूप में इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई, आउटपुट के रूप में रिजल्ट आएगा 7, नंबर 7। ठीक है, अच्छा अगर एग्जाम्पल हो, ओड और ये 0। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये 0 वाला एग्जाम्पल मैंने आपको सम संख्या में भी दिया था ना भाई, याद रखना कि 0 ऑलरेडी सम संख्या है। अब इस 0 में +1 करोगे तो यहाँ पर आउटपुट के रूप में क्या आएगा, 0 से अगली विषम संख्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1। जबकि सम में क्या हो रहा था, सम में 0 का 0 ही रहता था क्योंकि वहाँ पे सम संख्या ही पूछी जा रही थी। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल सेम चीज की अगर नेगेटिव मान से रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे। तो नेगेटिव मान से रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखा ओड और ब्रैकेट में दे दिया -14, तो इस 14 से आगे आपका ओड नंबर क्या होगा भाई, 15 होगा। तो पहले हम 15 को लिख देंगे, लेकिन इस नेगेटिव साइन को इस 15 के साथ में उतारेंगे। क्लियर हो गई यहाँ पे? चलिए, और अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि अगर ऑलरेडी आपको ओड नंबर दिया हुआ है, जैसे -19 दिया हुआ है, तो यहाँ ब्रैकेट में ऑलरेडी एक विषम संख्या दी गई है, तो आउटपुट में वही विषम संख्या आएगी। जैसे हमने सम संख्या में देखा था ना कि आउटपुट के अगर सम संख्या ही दे रखी है तो आंसर भी सम संख्या ही आएगा। तो वैसे ही यहाँ अगर ऑलरेडी विषम संख्या दी हुई है तो आंसर में उसी को ही आपको क्या करना है, उतार देना है। तो यहाँ ये माइनस और ये जो प्लस माइनस वाले साइन का रोल है, इससे घबराना नहीं है। प्लस माइनस रोल जो है उसको वैसा का वैसा चित्र, मतलब वही आपको यहाँ पे साइन उतार देना है, साइन चेंज करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये इवन ओड ये सब कुछ आपको क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आ गया है जी। चलिए अब आगे चलिए और आगे देखो आगे मैं बात करूंगी अब यहाँ पर राउंड फंक्शन को लेके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। और फिर हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे हमारे लॉजिकल फंक्शन। ठीक है, चलो अब देखो राउंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राउंड फंक्शन क्या है कि एक संख्या को राउंड ऑफ करने हेतु, एक संख्या को राउंड ऑफ करने हेतु, अब राउंड ऑफ किसी संख्या को आप कैसे करेंगे, है ना। तो पहली चीज तो कि राउंड फंक्शन का यूज किस लिए होता है, दी गई संख्या को राउंड ऑफ करने हेतु, दी गई संख्या को राउंड ऑफ करने हेतु। ठीक है, दी गई संख्या को राउंड ऑफ करने हेतु अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें दो कंडीशन दी जाती है कि आपको राउंड अप करना है या आपको राउंड डाउन करना है ना। भाई उससे पहले वाली संख्या से मतलब राउंड करके करना है या उससे अगली वाली संख्या से राउंड करके फिर आपको करना है। पहली वाली संख्या से राउंड करते हो, उससे पहली वाली संख्या से राउंड करते हो तो राउंड अप हो जाएगा, सॉरी राउंड डाउन हो जाएगा, और उससे अगली संख्या से करते हो तो राउंड अप हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए ये राउंड वाला ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीईटी में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और वाकई में अभी भी एक्सेल में अगर क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला को लेके, फंक्शंस को लेके, तो सबसे ज़्यादा ये राउंड वाले पे आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक स्केल याद रखनी है। स्केल कैसे याद रखोगे कि भाई ये आपकी स्केल होगी 0, जिसमें इस तरफ होंगे सारे पॉजिटिव मान, सारी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4, और इस तरफ होगी नेगेटिव वैल्यू। क्या होगी भाई इस तरफ, नेगेटिव वैल्यू।
अब आपको जो भी संख्या दी गई होगी वो पॉइंट में होगी, भाई पॉइंट वाली संख्या को ही तो हम राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट को तो क्या रखना है, बिल्कुल इस जीरो के समान, जीरो के मतलब सामने आपको इस पॉइंट को रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक यहाँ लिखती हूँ 24.86, अब इस वाली संख्या को मुझे राउंड ऑफ करना है, तो इसको रखने का तरीका क्या है इस स्केल में, इसको स्केल में कैसे रखोगे, भाई पॉइंट को बिल्कुल जीरो के सामने रख दो, और पॉइंट से उधर वाली जो संख्या है वो तो किस में जाएगी, भाई नेगेटिव वाले मान के इधर जाएगी, है ना। तो पॉइंट से पहले वाली संख्या को आप रखो इधर, और पॉइंट से बाद वाली संख्या को रखो इधर। अब यहाँ पर एक कंडीशन दी गई होगी आपको क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में कंडीशन दी जाएगी तभी आप उसको राउंड ऑफ कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के जैसे इसी को उठाते हैं, ये देखो कि मैंने एक एग्जांपल और लिया, जैसे मैंने लिखा 26.735, है ना। आपका क्वेश्चन ही बना देते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में बनाते हैं। ये लीजिए, ये लिख दिया यहाँ पे राउंड, पहले इजिकल टू साइन, फिर राउंड फंक्शन, और ब्रैकेट में आपको एक संख्या दे दी 26.735 यानी 26.735, और यहाँ पर इसके बाद में कोमा लगाकर एक नंबर दिया गया है, नंबर क्या दिया गया है 2। अब यहाँ पर जो ये नंबर 2 है इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। यानी इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये जो 26.735 वाली संख्या है इसको आपको राउंड ऑफ करना है, लेकिन आपको इसको राउंड ऑफ कितना करना है, +2 तक करना है, पॉजिटिव +2 तक करना है। यहाँ पे 2 का मतलब है कि पॉइंट से बाद वाली, पॉइंट से बाद में 2 अंक तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। पॉइंट से बाद में 2 अंकों तक इसको राउंड ऑफ करना है, इसका ये मतलब होता है। +2 का मतलब ये होता है पॉइंट के बाद केवल 2 संख्या आनी चाहिए। क्या मतलब होगा भाई, पॉइंट के बाद केवल 2 संख्या आनी चाहिए, बाकी की संख्या को 0 बना देना है, बाकी की संख्या को क्या कर देना है, 0 बना देना है। फॉर सपोज एग्जाम, अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद में सिर्फ 3 अंक आने चाहिए, और बाकी की जितने भी अंक है उनको क्या कर दो, 0 बना दो। क्या करना है भाई, 0 बना देना है, ठीक है। तो जैसे पहले इस वाले एग्जाम्पल को आप राउंड ऑफ करते हैं, तो यहाँ पर 26, तो 26 बिल्कुल लिखा हुआ आएगा, क्योंकि पॉइंट से पहले वाली संख्या को हमें छेड़ना नहीं है। क्यों नहीं छेड़ना है, क्योंकि यहाँ जो नंबर दिया गया है वो पॉजिटिव मान में है। अगर यहाँ पे -2 लिखा होता, ध्यान से समझना है, ये स्केल याद करने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, कि अगर यहाँ पे -2 लिखा होता तो इसका मतलब हमें पॉइंट से पहले वाली संख्या को राउंड ऑफ करना है, पॉइंट के बाद वाली संख्या को नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें पॉइंट से बाद वाली संख्या को राउंड ऑफ करना है। चलिए, तो यहाँ पर इस 2 का मतलब क्या हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस 2 का मतलब है +2, यानी 2 अंकों तक आपको 2 अंकों तक संख्या को रखना है, और उसके बाद की सारी संख्या को 0 बना देना। अब 0 कैसे बनाओगे, ध्यान से इसको यहाँ पे समझना। देखो भाई, ये जो 735 है, ये जो 735 है, इसमें आपको 2 अंक रखने हैं। तो मान लो कि आपने 2 अंक रख दिया, आपने ये 73 ऐसे का ऐसे रख दिया, और इसके बाद में इस 5 को आपने क्या बना दिया है, 0 बना दिया है, ठीक है। और इसका एक तरीका ये भी है कि मैं इसको 74 रख दूं, और इस 5 को मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं। अब कैसे पता करें कि यहाँ पर 730 लेना है या 740 लेना है, भाई 730 लेंगे या 740 लेंगे। तो यहाँ पर देखो कि ये 735 जो है वो किसके ज़्यादा करीब है, 740 के ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पर हम इस संख्या को राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 740। क्या लिखेंगे, 740। अब सुनना, जिस अंक को आपने शून्य बना दिया, जिस अंक को आपने 0 बना दिया, अब उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो जब इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है तो प्रॉपर रूप से ये संख्या राउंड ऑफ होके क्या लिखी जाएगी, 2674। क्या लिखी जाएगी, 26.74 ऐसे लिखी जाएगी। तो यहाँ पर क्लियर हुआ क्या भाई। चलिए, तो यहाँ पर मान देखना कि मान किस में दे रहा है, प्लस में दे रहा है, माइनस में दे रहा है। माइनस में दे रहा है तो पॉइंट से पहले वाली संख्या को छेड़ना है, और पॉजिटिव में दे रहा है, प्लस में दे रहा है तो पॉइंट के बाद वाली संख्या को छेड़ना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस राउंड का एक एग्जाम्पल हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, कोई बड़ी संख्या लेके। जैसे मैंने लिखा राउंड, एक बड़ी संख्या लेते हैं ना, ताकि आपको बड़ी संख्या भी सामने आ जाए तो उसको देख के आप घबराए नहीं। जैसे राउंड 32.63892, ठीक है। और यहाँ पर सेम चीज़ की यहाँ पे राउंड करने के लिए दे दिया आपको 2। तो यहाँ पर इस 2 का मतलब क्या हुआ भाई, आपने, मैं यहाँ नोट डाल के लिख ही देती हूँ ताकि आप इसको याद रखें। नोट में आप लिख लीजिए कि +2 का मतलब है, +2 का मतलब है, जरूरी नहीं है +2, +1 भी दे सकता है, +3 भी दे सकता है, +4 भी दे सकता है, पर आपको ध्यान रखना है कि प्लस वाली वैल्यू का मतलब क्या होता है। +2 का मतलब है पॉइंट के बाद केवल 2 अंक आने चाहिए,
केवल 2 अंक आने चाहिए, बाकी को 0 बना दो, बाकी को 0 बना दो, ठीक है, बाकी को ये कर दो, बाकी को शून्य कर दो, ठीक है, ये मतलब होता है यहाँ पे पॉजिटिव वेरिएबल का, ठीक है। चलो अब देखो राउंड में भाई 2 दे रहा है, 2 अंक तक देना है, तो हम क्या करेंगे, बस इस पॉइंट वाली संख्या को उठाएंगे, पॉइंट से पहले वाली संख्या को है जैसे कि जैसे लिख दो, तो यहाँ पे 32 को है जैसे कि जैसे लिख दिया। अब यहाँ पर ये पॉइंट वाली संख्या आप उठा लो, उठा लिया आपने। अब देखो 2 अंक को छोड़ना है ना, तो इन 2 अंक को छोड़ेंगे और बाकी ये सब क्या हो जाएंगे भाई, 0 बन जाएंगे। तो पहले इनको बाकी सबको 0 बना देते हैं। तो बाकी सबको 0 बनाने के 2 तरीके हैं, हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, और हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब हमें पता कैसे चले कि कौन सा लेना है मान, ये लेना है या ये लेना है। तो यहाँ देखो 892 लिखा हुआ है, कितने लिखा हुआ है, 892 यानी 892 लिखा हुआ है। अब ये 892 किसके ज़्यादा करीब है, 63,000 के ज़्यादा करीब है या ये 64,000 के ज़्यादा करीब है। तो यार ये 892 संख्या जो है ये 64,000 के ज़्यादा करीब है। तो ये संख्या राउंड ऑफ होके क्या आएगी भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे 64,000। पहले तो इसमें से हमने सेलेक्ट किया, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब जब 0 का कोई मीन्स ही नहीं है तो फाइनली इसको राउंड ऑफ किया जाएगा 32.64, 32.6 तरीके से ये राउंड ऑफ होगी। तो आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राउंड ऑफ कैसे की जाती है। कोई भी संख्या अगर आपको राउंड ऑफ करने के लिए दे दी जाए तो उसमें आपको कैसे पहचान करनी है कि पॉइंट से पहले वाली संख्या को छेड़ना है या पॉइंट से बाद वाली संख्या को छेड़ना है। तो 2 तरीके हैं, मैंने बता दिया, आपको ये स्केल याद रखना होगा। स्केल याद रखोगे तभी आप इसको कर सकते हो। अच्छा, एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल और, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अब वो एग्जाम में इस तरीके के एग्जाम्पल पूछ लिए जाए। जैसे अगर मान लो कि राउंड ऑफ करने के लिए आपको नंबर 0 दे दिया जाए, तो 0 से कैसे भी किसी भी उसको कैसे करोगे, 0 से किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे राउंड, और यहाँ मैंने लिखा 92.892, ठीक है, और यहाँ दे दिया 0। अब इस 0 का क्या मतलब है भाई, स्केल याद करो जल्दी से। 0 को अपन ने कहाँ रखा था, बिल्कुल पॉइंट के सामने, यानी इस 0 का मतलब है कि पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आना चाहिए, पॉइंट के बाद कोई संख्या आनी ही नहीं चाहिए। तो अब इस पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं आनी है, तो इस संख्या को आप राउंड क्या करोगे, पहले यार नोट डाल के लिख लो कि 0 का क्या मतलब है। भाई आपको +2 +3 +1 का तो मतलब समझ में आ गया कि पॉइंट के बाद में अगर अगर 1 दिया है तो पॉइंट के बाद में 1 अंक आना चाहिए, बाकी सारे 0 कर दो। 2 दिया है तो पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद वाली संख्या में 2 अंक को रखो, बाकी सबको 0 कर दो। पॉइंट 3 दिया है तो 3 अंक को रखो, बाकी सबको 0 कर दो। ऐसे नंबर जितने दिए हुए उतने अंक को रखना है, बाकी सबको 0 करना है, ऐसे राउंड ऑफ करना है। और उसमें भी पहचान करनी है कि बड़ी वाली संख्या आएगी या छोटी वाली संख्या। और अगर माइनस में मान दे रहा है, माइनस में वैल्यू दे रहा है, -1 दे दिया, तो इसका मतलब पॉइंट से पहले वाली संख्या में 1 अंक को रखना है, बाकी सबको 0 करना है। +2 वाले को दिया तो -2 दिया है तो पॉइंट से पहले 2 अंकों को रखना है, बाकी सबको 0 करना है। अभी माइनस वाले जो है, नेगेटिव वाले जो है, वो भी एग्जाम्पल अपन देखेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर 0 दे दिया, 0 दे दिया है ना, जिसको अपन ने पॉइंट के सामने रखा, तो फिर उसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ नोट डाल के लिखो कि 0 का मतलब है कि पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो नोट में लिखो यहाँ पर कि 0 के बाद, पॉइंट के बाद 0 का मतलब, 0 का मतलब पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आना चाहिए, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आना चाहिए, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो जैसे कि एक एग्जांपल ये आपके सामने मैंने यहाँ लिख ही रखा है, राउंड 92.892 और यहाँ पे दिया हुआ है 0। तो अब इसको क्या करोगे, सबसे पहले इस 892 को उठाओ, इस 892 को उठाना है। अब पॉइंट के बाद मतलब यहाँ 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब इन तीनों, इस पूरे 892 को हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। कैसे, हम इसको कर सकते हैं 0 0 इस तरीके से लिख के, और हम इसको इस तरीके से 1000 लिख के भी कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो कि ये 892 करीब किसके हैं भाई, 0 0 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये 892 करीब है किसके, 1000 के। तो जब आप इस संख्या को राउंड ऑफ करोगे तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, 92 और 892 को लिखने दो, और इस 1000 को इसमें कैसे जोड़ोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे और ये 3 0 इसके बाद में आएंगे। और जब ये राउंड ऑफ हो जाएगी तो ये 892 तो 0 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आपकी ये संख्या राउंड ऑफ होके क्या आएगा, इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 93। ओनली क्या आएगा इसका आंसर, 93। तो ऐसे राउंड ऑफ करना है अगर 0 दिया गया है तो।
चलेंगे आप? चलिए, बिल्कुल आशा है मेरी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप ऐसे क्वेश्चंस कर ही लेंगे, घबराएंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन से। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल ले लेते हैं सिर्फ माइनस वाला, ताकि वो भी आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। अब देखो माइनस वाले की बात करें तो जैसे आपको दे दिया गया राउंड और आपको ब्रैकेट में दे दिया गया 387.926 और -2। अब इस संख्या को आपको राउंड ऑफ करना है। तो पहली चीज तो यहाँ पर नोट डाल के लिखेंगे हम कि -2 का मतलब क्या है भाई। तो यहाँ लिखो -2 का मतलब, -2 का मतलब पॉइंट से पहले, -2 का मतलब पॉइंट से पहले 2 अंक रखने हैं, 2 अंक आने चाहिए, 2 अंक आने चाहिए, बाकी को शून्य कर दो। 2 अंक आने चाहिए और बाकी को शून्य कर दो, बाकी को शून्य कर दो। ठीक है, अब ये काम करना है पॉइंट से पहले की संख्या को। तो देखो यहाँ पर संख्या उतारते हैं अपन। संख्या हमारी क्या थी? 287.926। ठीक है, 287.926 ये संख्या थी हमारी। चलो ये संख्या, अच्छा संख्या गलत लिखी गई है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो। इसको लिखो 287 और यहाँ लिख लो आप 926 की जगह आप क्या लिखोगे? 926 की जगह 426 लिख है ना, 426। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखो ये 426 ये संख्या अपन ने लिख ली। अब हमें क्या करना है, फटाफट से दे आप खुद ही एक बार सोच के देखिए, हमें पॉइंट के बाद वाली संख्या को छेड़ना है या पॉइंट से पहले वाली संख्या को? भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस में वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब पॉइंट से पहले वाली संख्या को देखना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट के बाद वाली संख्या को तो हटा ही दो, इसका अभी कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, पॉइंट से पहले वाली संख्या में अब वो कह रहा है कि कितनी वैल्यू दी गई है? 2 दिए गए ना, तो 2 अंक। अब 2 अंक कहाँ से शुरू करें हम? बाई और साइड से या दाई और साइड से? तो हमेशा याद रखना पॉइंट के पास वाली संख्या से, पॉइंट के जस्ट पास वाली संख्या से आपको उस नंबर के आधार पे अंकों को रखना है। तो पॉइंट के पास में कौन कौन से है भाई? 8 और 7, ये 2 अंक ले लिए। अब इन 2 अंक को रखना है ना? तो पॉइंट के इन 2 अंकों को रखना है। अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, एक बार ध्यान से समझना। आप इसको कैसे करोगे? या तो आप इसको लिख सकते हो 200, क्या लिख सकते हो? अच्छा एक सेकंड, 1 मिनट, थोड़ा सा करेक्शन और करेंगे। यहाँ पर जब भी माइनस वैल्यू की बात की जाए, जब भी माइनस वैल्यू की बात की जाए तो -2 का मतलब होता है कि पॉइंट के पहले, पॉइंट के पहले के 2 डिजिट को, पॉइंट से पहले 2 डिजिट को, 2 डिजिट को शून्य बनाना है। क्या करना है? 2 डिजिट को शून्य बना दो, 2 डिजिट को शून्य बना दो। ये होता है माइनस वैल्यू का मतलब। प्लस में तो हम क्या कर रहे थे, जो वैल्यू दी गई है उतने अंक रख रहे थे, उसके बाद की संख्या को 0 बना रहे थे। लेकिन यहाँ माइनस वैल्यू में क्या करना है? पॉइंट के जस्ट पहले वाली जो संख्या है उस नंबर के आधार पे उन संख्या को 0 में कन्वर्ट कर दो। तो हमारी संख्या क्या है भाई? 287.426। ठीक है, तो इस वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। पॉइंट से पहले देखो ये संख्या है। अब इससे पहले 2 अंक कौन कौन से है भाई? 8 और 7 है ना। तो यहाँ पर 8 और 7 को हमें क्या करना है? 0 बना देना है। तो 0 बनाओगे तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। और ऐसा लिखना जरूरी भी है कि हम संख्या को कर रहे हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब है कि उस संख्या को हम लमसम संख्या पे ले जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल समझना कि आप मार्केट में गए कोई चीज़ खरीदने, तो कोई चीज़ जैसे 13.5 रुपए की आई है ना, तो आप क्या करते हो? क्या उसको 13.5 रुपए दे के आते हो? दुकानदार आपसे क्या करता है? 14 रुपए काट लेता है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो? उसको 13 रुपए दे के आओगे और आप जो है 50 पैसे अपने बचा लोगे। ये 2 ही तरीके आपके पास में। 13.5 की चीज़ को या तो 13 रुपए में लेके आओगे या फिर 14 रुपए में लेके आओगे, 2 तरीके हैं। लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा कि लमसम की अगर हम बात करें तो 14 ही रुपए दिए जाते हैं, 14 ही रुपए दुकानदार लेगा। दुकानदार कभी भी अपने घाटा खा के नहीं लेगा। तो राउंड ऑफ में भी यही सीन है कि आपको उससे अगली संख्या से राउंड ऑफ करना है, पीछे वाले से रहिए ना। तो ये 2 तरीके हो गए भाई। यहाँ पे 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। अब हम इन दोनों में से कौन सा लें? तो मैंने क्या कहा, संख्या को नोट करना है कि ये संख्या किसके करीब है। तो ये किसके करीब है भाई? ये 300 के करीब है। तो ये यहाँ पे राउंड ऑफ होके क्या आ जाएगी? 300। क्या आ जाएगा इसका आंसर भाई? 300। इस तरीके से ये, इस तरीके से माइनस वैल्यू वाली जो संख्या है वो राउंड ऑफ की जाती। क्लियर हो गया आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं।
और ये राउंड वाले फंक्शन कंप्लीट हो गए। तो जो अर्थमेटिक फंक्शंस थे वो मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको यहाँ पे करवा दिए, इवन का करा दिया, ओड का करा दिया, राउंड का करा दिया, ठीक है। चलो अब बचेंगे हमारे लॉजिकल फंक्शन, क्योंकि हम क्या करेंगे जब एक्सेल का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, सारी टाइप्स वगैरह पढ़ लेंगे, देन मैं आपको लॉजिकल फंक्शंस के बारे में भी बताऊंगी, या क्लास के बीच में किसी भी सेशन में बता देंगे। जब फॉर्मूला टैब आएगी, फॉर्मूला टैब के समय वहाँ पे आपको ये फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शन, बस एक फंक्शन और बचे वो बता दिए जाएंगे। चलिए, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखो, एक स्पेशल नोट है कि भाई एक टेबल में उपलब्ध डेटा को अवरोही या आरोही क्रम में, यानी डिसअसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने हेतु सॉर्टिंग फंक्शन का उपयोग किया जाता है। और ये सॉर्टिंग फंक्शन वाला ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा? होम टैब में। कहाँ मिलेगा भाई? होम टैब में। यानी होम टैब से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका मैंने पहले एक क्वेश्चन देके आपको एक एग्जांपल देके बता दिया कि अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि टेबल में उपलब्ध डाटा को असेंडिंग और डिसअसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करोगे, तो उसके लिए आपके पास में क्या ऑप्शन होनी चाहिए? तो भाई होम टैब होना चाहिए। होम टैब में हमें ये ऑप्शन मिलेगा। चलिए, अब बात करते हैं कि एमएस एक्सेल में कितनी रिबन टैब्स होती है। तो एमएस एक्सेल में टोटल 7 टैब्स होती है। 7 टैब्स कौन कौन सी भाई? होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होम टैब। कौन सी टैब भाई? होम टैब। तो देखो यहाँ एक्सेल की होम टैब, ये आपके सामने स्क्रीन पे है एक्सेल की होम टैब। इस एक्सेल की होम टैब में सबसे पहला ब्लॉक आता है क्लिपबोर्ड, जिसको हम लोगों ने वर्ड और पावर पॉइंट दोनों में अच्छे से पढ़ लिया है। पहली चीज क्लिपबोर्ड के लिए आपको क्या याद रखना है? ये एक प्रकार से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तरह कार्य करता है। तो ये क्लिपबोर्ड जो है एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी है। क्या है भाई? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी है, ये याद रखना है आपको। चलिए, अब इस क्लिपबोर्ड में क्या क्या कमांड होती है? इस क्लिपबोर्ड में आपको पता है कि कट की कमांड होती है, पेस्ट की कमांड होती है, कॉपी कमांड होती है और फॉर्मेट पेंटर की कमांड होती है। और ये कमांड जो है आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी यूज़ करोगे, इनका एक जैसा ही काम है, ठीक है। तो एक जैसा काम क्या क्या है, यहाँ पर हम जो है काम को भी देख लेंगे, एक बार वापस से रिवाइज कर लेंगे, और साथ ही साथ इनकी शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी है। जैसे कट की बात है कि किसी भी एक कंटेंट को एक जगह से आपको हटाना है। फॉर एग्जाम्पल कि इस टेब के अंदर, इस टेब ये जो आपके एक्सेल का शीट पेज है, इस शीट की किसी भी सेल में जो डाटा लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि इस शीट में मैंने यहाँ पर ये डाटा लिख रखा है, अब मुझे इस डाटा को इस जगह से हटाना है, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूँगी और कट कमांड दूंगी। कट कमांड में क्लिपबोर्ड पे जाकर जो यहाँ पे ये सीजर का साइन बना हुआ है, कैंची जैसा साइन बना हुआ है, इस पर क्लिक करूँगी, तब भी ये कंटेंट यहाँ से क्या होगा? हट जाएगा। या फिर मैं सीधा शॉर्टकट की लिखूँ, तो शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल की भाई, इसकी कट की Ctrl+X, क्या होगी भाई? Ctrl+X। तो ये शॉर्टकट की यूज़ करके भी मैं इसको क्या कर सकती हूँ? यहाँ से हटा सकती हूँ। तो एक कंटेंट को एक स्थान से हटाने के लिए हम जो है क्या करते हैं? कट कमांड का यूज़ करते हैं। दूसरी कमांड पेस्ट और कॉपी कमांड, ये क्या है भाई? आप जो कंटेंट है, आप चाहते हो कि इस पेज पे जो कंटेंट है वो इस वाले पेज पे भी आ जाए, वो इस पेज पर भी रहे और दूसरे पेज पर भी आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? उसे सेलेक्ट करोगे एंड देन आप कॉपी कमांड यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे भाई? कॉपी कमांड यूज़ करोगे। तो कॉपी कमांड करने से क्या होगा कि इस कंटेंट की 2 प्रतिलिपि आपके सामने बन गई, जो कि एक यही रहेगी और दूसरी आप इसको जहाँ जिस पेज पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हो, चिपकाना चाहते हो। तो कॉपी से पहले आपने उस कंटेंट को कॉपी कर लिया है एंड देन आप जिस पेज पे उसको लेके जाना चाहते हो वहाँ जाकर आप पेस्ट कमांड कीजिए और पेस्ट कमांड से वो कंटेंट आपका दूसरे पेज पे भी आ जाएगा, ठीक है। और कट का क्या करोगे? देखो, कट से भी आप जो है कट पेस्ट कमांड भी एक साथ यूज़ कर सकते हो। अगर इस पेज पे कोई कंटेंट है, उसको आप इस पेज से हटाकर इस वाले पेज पे लाना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके कट कमांड करेंगे, तो यहाँ से ये कंटेंट इस स्थान से हट जाएगा और दूसरे पेज पे जाके आप पेस्ट कमांड कर दो। पेस्ट कमांड की सहायता से वो कट जो स्थान से हट गया था वो दूसरे पेज पे आके चिपक गया है ना। तो कट, कॉपी, पेस्ट कमांड, ये तीनों एक साथ यूज़ की भी जा सकती है। बट एक स्पेशल चीज़ याद रखनी है, पेस्ट कमांड जब ही काम करेगी, पेस्ट कमांड जब ही काम करेगी जब इससे पहले आपने कट या कॉपी कमांड यूज़ कर रखी हो, अदरवाइज ये पेस्ट कमांड काम नहीं करेगी। तो पेस्ट कमांड का यूज़ करने के लिए कट कॉपी कमांड पहले देनी ज़रूरी है। तो कट कमांड समझ में आ गई, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+X, पेस्ट की होती है Ctrl+V, क्या होती है भाई? Ctrl+V, और कॉपी की होती है Ctrl+C, क्या होती है? Ctrl+C। चलिए आगे बात करें, यहाँ जो ये ब्रश जैसा दिख रहा है ये क्या है भाई? फॉर्मेट पेंटर। क्या है? फॉर्मेट पेंटर।
एक टेक्स्ट पे की गई फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पे कॉपी करने हेतु, या ऐसे समझ लीजिए कि एक पैराग्राफ पर की गई फॉर्मेटिंग को दूसरे पैराग्राफ पर कॉपी करने हेतु, या एक कंटेंट पे की गई फॉर्मेटिंग को दूसरे कंटेंट पे फॉर्मेट करने हेतु हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके आप जो है समान फॉर्मेटिंग दूसरे कंटेंट पे लागू कर सकते हैं। चले आगे। अब इसकी शॉर्टकट की क्या थी भाई? इसकी शॉर्टकट की थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। क्या थी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। इससे आप ये फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हो। तो चारों कमांड क्लिपबोर्ड में होती है, इनकी शॉर्टकट की याद रखनी है, इनकी यूजेस क्या है वो याद रखने हैं। चलो अब बात करते हैं होम टैब में नेक्स्ट ब्लॉक आता है फ़ॉन्ट ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आता है भाई? फ़ॉन्ट ब्लॉक आता है। तो फ़ॉन्ट ब्लॉक में सेम वही कमांड्स है जो हम वर्ड और पावर पॉइंट में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी कमांड हो सकती है? लाइक जैसे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे फ़ॉन्ट फेस होगा। फ़ॉन्ट फेस यानी आप फ़ॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का टाइप क्या होता है? कैलिब्री होता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। टाइम न्यू रोमन में चेंज कर सकते हो, देवनागरी में चेंज कर सकते हो, और बहुत सारी आपको इसकी लिस्ट में जो है ऑप्शन मिलेंगे। तो आप फ़ॉन्ट का टाइप यानी फ़ॉन्ट की शैली को चेंज कर सकते हैं। इसे आप फ़ॉन्ट टाइप कह दो, या फ़ॉन्ट फेस कह दो, बात एक ही है। ठीक है, फ़ॉन्ट टाइप या फ़ॉन्ट फेस बात एक ही है। तो फ़ॉन्ट टाइप या फ़ॉन्ट फेस को चेंज करने हेतु होम टैब के फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का यूज़ किया जाता है, और उसमें भी फ़ॉन्ट टाइप वाले बॉक्स का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री होता है। क्लियर है? चलिए, चाहे वर्ड हो, पावर पॉइंट हो या एक्सेल हो। चलिए, अब इसी के पास में एक फ़ॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स होता है जिसके द्वारा हम फ़ॉन्ट की साइज को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस होम टैब का जो ये फ़ॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स है साइज वाला, इसमें हम फ़ॉन्ट की साइज को क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टली चेंज करने का मतलब, अगर फ़ॉन्ट साइज़ 11 है और मुझे उसको 14 में कन्वर्ट करना है, तो इस वाले लिस्ट पे मैं जाके क्लिक करूँगी तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 14 पे कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ एक एक पॉइंट बढ़ाना है, यानी मुझे इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ एक एक पॉइंट करना है या एक एक पॉइंट घटाना है, देन मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ इस फ़ॉन्ट ब्लॉक में इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ का भी ऑप्शन है और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ का भी ऑप्शन है, जिसको हमने बेहतर तरीके से वर्ड और उसमें पावर पॉइंट में समझ लिया था। तो फ़ॉन्ट की साइज से, फ़ॉन्ट साइज डायलॉग बॉक्स से आप फ़ॉन्ट की साइज को चेंज कर सकते हो। इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज से फ़ॉन्ट की साइज एक पॉइंट बढ़ा सकते हो। डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज से फ़ॉन्ट की साइज एक पॉइंट घटा सकते हैं। चलिए, उसके बाद में बात करें फ़ॉन्ट की स्टाइल। तो फ़ॉन्ट में आप कौन कौन सी स्टाइल कर सकते हो? आप बोल्ड स्टाइल देके फ़ॉन्ट को गहरा कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। क्या होती है भाई? कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक स्टाइल देके फ़ॉन्ट को तिरछा करके लिखा जा सकता है। इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस आई। क्या होगी? कंट्रोल प्लस आई। अंडरलाइन स्टाइल से किसी भी शब्द के नीचे अंडरलाइन दे सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस यू। क्या होगी? कंट्रोल प्लस यू। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। कहाँ से? फ़ॉन्ट ब्लॉक की फ़ॉन्ट स्टाइल वाले ऑप्शन से। चलिए, देन इसके बाद में आता है कि अगर आपको फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो फ़ॉन्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मिलेगा। ऐसे ही आप अगर फ़ॉन्ट में शेडो देना चाहते हो तो फ़ॉन्ट के पीछे आप शेडो दे सकते हो। फ़ॉन्ट शेडो वाली कमांड भी हमें कहाँ मिलेगी? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। क्लियर है यहाँ पे? तो इस तरीके से एमएस एक्सेल के इस फ़ॉन्ट वाले ब्लॉक में हम फ़ॉन्ट से संबंधित कार्य कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना, फ़ॉन्ट के टाइप या फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज करना। बस आपको याद क्या रखना है? याद रखना है, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट टाइप बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री होता है। फ़ॉन्ट स्टाइल की बात करें तो फ़ॉन्ट स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर होता है, और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 11 होता है, जिसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। चलो आगे बढ़े, और आगे देखो इसमें नेक्स्ट ब्लॉक आता है अलाइनमेंट ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आता है भाई? अलाइनमेंट वाला ब्लॉक आता है। तो अलाइनमेंट वाले ब्लॉक में हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि एक्सेल के अंदर हमें दो प्रकार के अलाइनमेंट देखने को मिलेंगे। अब ये दो प्रकार के अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं? देखो, वर्ड की बात करूँ, वर्ड और पावर पॉइंट। वर्ड और पावर पॉइंट की बात करें, एक सेकेंड, एक मिनट है ना। पहले यहाँ देखिए, होम टैब जो है, होम टैब में पहला ब्लॉक आता है क्लिपबोर्ड, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर की कमांड होती है। फॉन्ट में फॉन्ट से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो ये सब कुछ अपन पहले पढ़ चुके, मतलब वर्ड और उसमें पावर पॉइंट में अच्छे से देख लिया।
नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा है? अलाइनमेंट ब्लॉक। यानी एक्सेल में डाटा के अलाइनमेंट से संबंधित अगर हमें कोई कार्य करना है तो या एक सेल में लिखे गए डेटा को अलाइन करने हेतु हम अलाइनमेंट ब्लॉक का यूज करेंगे। अब ये जो एक्सेल की होम टैब है इसमें हमें अलाइनमेंट दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। दो प्रकार के अलाइनमेंट कौन कौन से? एक होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और एक होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। और अगर मैं वर्ड और पावर पॉइंट की बात करूं तो वर्ड और पावर पॉइंट में सिर्फ एक ही अलाइनमेंट था और वो अलाइनमेंट आपके पास कौन सा था भाई? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। वर्ड में हमारे पास में वर्टिकल अलाइनमेंट का कोई ऑप्शन नहीं था। वर्ड और पावर पॉइंट दोनों में हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मिलता था, ठीक है। अब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? यहाँ एक्सेल में एक ऑप्शन हमें और मिलेगा, वर्टिकल अलाइनमेंट। यानी कि हम जो है किसी भी टेक्स्ट या किसी भी नंबर को जो है वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। पहले एक चीज यहाँ पे क्या क्या याद रखनी है भाई, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है दो प्रकार का, एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट और एक होता है राइट अलाइनमेंट। यहाँ पर एक्सेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है अगर अलाइनमेंट से संबंधित, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो यहाँ ये पूछा जाता है कि आपसे पूछ लिया, एग्जामिनर्स ने आपसे पूछ लिया पेपर में कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है, या यूं पूछ लिया जाए कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल की एक सेल में नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है, तो ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो याद रखना कि जब इस तरीके की कहानी आपसे पूछी जाए तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि एक्सेल के अंदर एक सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट तो क्या होता है भाई? लेफ्ट। यानी इस सेल में अगर आप कोई भी टेक्स्ट डाटा लिखोगे तो हमेशा वो बाई ओर से ही लिखा जाएगा, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर इस सेल में अगर आप नंबर लिखोगे, नंबर डाटा लिखोगे, तो वो नंबर डाटा हमेशा बाय डिफॉल्ट राइट में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? राइट में। क्लियर है? तो टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है और नंबर का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। इनको आप चेंज कर सकते हो भाई, टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है तो इसको आप राइट कर सकते हो, इधर नंबर का बाय डिफॉल्ट राइट है तो इसको आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास में अलाइनमेंट वाला ब्लॉक है होम टैब के अंदर और हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का कमांड है, ऑप्शन है, उनसे हम चेंज कर सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट आपको स्पेशली याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि वर्टिकल अलाइनमेंट। तो यहाँ एक्सेल के अंदर वर्टिकल अलाइनमेंट होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से? टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई भी नंबर यहाँ लिखा सेल में, तो सेल में बाय डिफॉल्ट ये जो अलाइनमेंट होता है नंबर अलाइनमेंट, ये होता क्या है भाई? राइट होता है ना, राइट होता है। लेकिन होता कैसे? बाय डिफॉल्ट बॉटम होता है। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है भाई? बॉटम होता है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इस बॉटम अलाइनमेंट में तो ये है ही, लेकिन जैसे ही आप मिडल अलाइनमेंट दोगे तो ये नंबर इस सेल के मिडल में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको टॉप अलाइनमेंट दोगे तो ये नंबर इस सेल के टॉप में चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से टॉप में चले जाएंगे। क्लियर हो गई ये बात? तो हम जो क्या कर सकते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट भी दे सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप नंबर पे ही वर्टिकल अलाइनमेंट दोगे। अगर कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में भी हम जो टॉप, मिडल और बॉटम अलाइनमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है भाई एक्सेल के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एमएस एक्सेल में वर्टिकल अलाइनमेंट कितने प्रकार से दिया जा सकता है। तो एमएस एक्सेल में वर्टिकल अलाइनमेंट तीन प्रकार से दिए जा सकते हैं। किस प्रकार से? बॉटम, मिडल और टॉप अलाइनमेंट। जबकि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दो प्रकार से, लेफ्ट एंड राइट। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ो। आगे देखो, यहाँ पर राइट अलाइनमेंट भाई, नंबर का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। चलिए अब बात करते हैं, इस अलाइनमेंट ब्लॉक में एक ऑप्शन हमें मिलेगा ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन क्या होता है भाई? ओरिएंटेशन होता है पेज का लेआउट, कि पेज कैसे है ना। तो यहाँ पर देखो, ये 6 प्रकार के अलाइनमेंट तो अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर शायद ये पिक्चर या इमेज आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, बाकी यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन हो गया। अब अलाइनमेंट के बाद में यहाँ एक ऑप्शन मिलता है ओरिएंटेशन का। किसका होता है भाई? यहाँ एक ओरिएंटेशन की कमांड हमें मिलेगी। ओरिएंटेशन का मतलब है पेज का लेआउट। अब पेज का लेआउट दो ही प्रकार से हो सकता है। पेज लेआउट कितने प्रकार का हो सकता है भाई? 2 प्रकार का। या तो पोर्ट्रेट होगा, या क्या होगा, या होगा वो फिर पोर्ट्रेट नहीं तो फिर लैंडस्केप होगा। तो टेक्स्ट का ओरिएंटेशन हम, अच्छा यहाँ जो होम टैब में एक चीज नोट करना, इस होम टैब, एक्सेल की इस होम टैब में
अलाइनमेंट वाले ब्लॉक में जो ओरिएंटेशन वाली कमांड है, ये ओरिएंटेशन पेज के लेआउट पे नहीं है, ये ओरिएंटेशन टेक्स्ट के आधार पे है। किस पे? टेक्स्ट के लिए ये ओरिएंटेशन है। तो एक टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से कितने ही डिग्री पे रोटेट कर सकते हो। जैसे आप टेक्स्ट को इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हो, आप टेक्स्ट को इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हो, और टेक्स्ट को ऐसे भी रोटेट, मतलब टेक्स्ट को आप डायगोनल रोटेट कर सकते हो कितनी ही डिग्री पे। तो टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार घुमाया जा सकता है। तो टेक्स्ट ओरिएंटेशन, इसको याद ही कर लो इसी तरीके से कि इस होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में जो ओरिएंटेशन वाली कमांड है, ये पेज लेआउट से संबंधित नहीं है, ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन है ना। तो टेक्स्ट ओरिएंटेशन का ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा? एक्सेल की होम टैब के अलाइनमेंट वाले ब्लॉक में, जहाँ टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार यूजर मतलब कितनी ही डिग्री पे घुमा सकता है। चलो अब इसमें देखो, इसमें आगे अगर हम बात करें तो अलाइनमेंट वाले ब्लॉक में एक ऑप्शन आता है इंडेंट का सेट करना, है ना, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये रहा ऑप्शन, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज इंडेंट भी कर सकते हैं और डिक्रीज इंडेंट भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेंट क्या होता है? एक कंटेंट की मार्जिन लाइन से व्यवस्था वो कहलाती है इंडेंट। भाई जैसे कि ये सेल है, अब इस सेल में कोई भी कंटेंट जो है वो कहाँ मार्जिन लाइन से कहाँ व्यवस्थित है। देखो पहले ही हम वर्ड और पावर पॉइंट में अच्छे से समझ चुके हैं कि एक पेज में ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ा गया खाली स्थान, ये कहलाता है मार्जिन। क्या कहलाता है? मार्जिन। और ये जो चारों लाइन है ये क्या कहलाती है? मार्जिन लाइन। इस मार्जिन लाइन से कोई भी पैराग्राफ कहाँ व्यवस्थित है? इस मार्जिन यानी कि लेफ्ट मार्जिन के पास पैराग्राफ व्यवस्थित है या राइट मार्जिन के पास पैराग्राफ व्यवस्थित है, तो उसको कहते हैं इंडेंट। तो मार्जिन लाइन से किसी भी टेक्स्ट या किसी भी पैराग्राफ की व्यवस्था इंडेंट कहलाती है। अब हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज इंडेंट भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर बाई और साइड अगर कोई पैराग्राफ है और आपने इंक्रीज इंडेंट कमांड का यूज़ किया है, तो ये पैराग्राफ दाई और इंडेंट हो जाएगा। और जब ये दाई और इंडेंट होगा तो इसका मतलब आपने इंक्रीज इंडेंट किया गया है ना। आप इसको वापस डिक्रीज भी कर सकते हो, वापस इसको बाई और भी लेके आ सकते हो। तो ये है इंडेंट का मामला। चलिए, तो इंक्रीज इंडेंट वाली कमांड से हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को दाई ओर ले जाने हेतु इंक्रीज इंडेंट कमांड यूज की जाती है। इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल+ऑल्ट+टैब की। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन मिलेगा डिक्रीज इंडेंट। क्या मिलेगा भाई? डिक्रीज इंडेंट। तो टेक्स्ट को बाई ओर ले जाने हेतु सॉरी टेक्स्ट को बाई ओर ले जाने हेतु कंट्रोल+ऑल्ट+शिफ्ट+टैब की का यूज करेंगे तो डिक्रीज इंडेंट वाली कमांड यूज की जा सकती है। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो ये डिक्रीज इंडेंट तभी लागू होगा जब आपने इंक्रीज इंडेंट वाली कमांड यूज कर रखी है। यानी किसी टेक्स्ट पे अगर आपने इंक्रीज इंडेंट कमांड को लागू किया है देन आप डिक्रीज इंडेंट कमांड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डिक्रीज इंडेंट कमांड काम में नहीं आएगी। तो टेक्स्ट का इंडेंट देने हेतु हम इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का यूज करते हैं। आगे बढ़ो। अब यहाँ पर हमने 3 ब्लॉक पढ़ लिए होम टैब के। भाई हमने क्लिपबोर्ड पढ़ लिया, ठीक है। क्लिपबोर्ड के बाद में हमने फ़ॉन्ट ब्लॉक पढ़ लिया, ठीक है। फ़ॉन्ट में मैंने ज़्यादा नहीं बताया है क्योंकि हम सब कुछ वर्ड और एक्सेल में पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट ब्लॉक हमने अलाइनमेंट वाला ब्लॉक पढ़ लिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें यहाँ पर एक वर्टिकल अलाइनमेंट का ऑप्शन अलग से मिलता है एक्सेल के अंदर, इसलिए। अब आ रहा है हमारा नंबर ब्लॉक, यानी एक्सेल में नंबर डाटा से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई कार्य करना है तो हम नंबर ब्लॉक का यूज करेंगे। अब यहाँ पर नंबर ब्लॉक में होता क्या है देखना, नंबर ब्लॉक में यहाँ पे नंबर का फॉर्मेट दिया होता है। आज जैसे कि आपने कोई नंबर लिखा, अब वो नंबर क्या है, कोई करेंसी है या किसी के परसेंटेज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखो चलो डायरेक्ट वहीं पे देखते हैं अपन, है ना, जहाँ पे ये नंबर ब्लॉक है। ये देखिए, अब मान लो कि ये आपकी एक्सेल है और इस एक्सेल की इस शीट पेज में एक सेल में कोई नंबर मैंने यहाँ कोई डिजिट मैंने यहाँ लिख दिया। अब भाई ये डिजिट है क्या, इस डिजिट का कोई फॉर्मेट तो होना चाहिए ना। ये किसी बच्चे के मार्क्स है,
ये रुपीस है भाई, यहाँ पे ये जो आंकड़ा लिखा गया है ये करेंसी है, या किसी के मार्क्स है, या किसी की वृद्धि दर को बता रहा है कि भाई कितने परसेंटेज है या कमी है। मतलब इस नॉर्मल फॉर्मेट को देख के तो हम कुछ आइडिया नहीं लगा सकते। ये नॉर्मल फॉर्मेट तो कहलाता है जनरल। क्या कहलाता है? जनरल। बाय डिफॉल्ट नंबर का फॉर्मेट क्या होता है? जनरल होता है। बाय डिफॉल्ट नंबर का फॉर्मेट जनरल होता है, या इसको हम कह दें सामान्य। क्या कह सकते हैं भाई? सामान्य। अब इस फॉर्मेट को चेंज किया जा सकता है। अगर आप इसको करेंसी में चेंज करना चाहते हैं, आप इसको करेंसी में चेंज कर सकते हैं। आप इसको विभिन्न प्रकार के स्टाइल दे सकते हैं, जैसे परसेंटाइज स्टाइल दे सकते हैं, या आप इसकी डेसिमल संख्या बढ़ाना चाह सकते हैं तो इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, इनका यूज आप कर सकते हो। तो एक नंबर के फॉर्मेट को परिभाषित करता है नंबर ब्लॉक। ठीक है, तो एक्सेल में इनपुट किए गए नंबर के फॉर्मेट को परिभाषित करना। ठीक है, एक्सेल में इनपुट किए गए नंबर को स्टाइल में दर्शाना। अब स्टाइल क्या क्या दर्शा सकते हो, एक बार यहाँ पर नंबर ब्लॉक देखो और इसकी कमांड को देखिए। नंबर ब्लॉक में सबसे पहले कि भाई नंबर का फॉर्मेट क्या होता है। एक्सेल में लिखे गए नंबर डाटे का फॉर्मेट क्या होता है? जनरल। इसको आप चेंज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये डॉलर साइन लगाया हुआ है, तो यानी आप जो है इस नंबर को किसी करेंसी में चेंज कर सकते हो, है ना। तो करेंसी कि भाई आप इसको रुपीस में चेंज कर सकते हो, या डॉलर में चेंज कर सकते हो, पाउंड में चेंज कर सकते हो, जो भी आप जिस भी करेंसी में चेंज करना चाहते हो। तो इस डॉलर साइन वाली कमांड पे क्लिक करो, यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगी करेंसी की। आप उस हिसाब से इस करेंसी का यूज, मतलब उस नंबर को करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। या सेकंड कमांड देखो, परसेंटाइल। क्या है? परसेंटाइल। उस नंबर डाटा को आप परसेंटाइल में चेंज करना चाहते हो तो परसेंटाइल कमांड पर क्लिक करो और परसेंटाइल कमांड से चेंज कर लोगे। या आप डिजिट के बीच में कोमा लगाना चाहते हो, जैसे हम ये संख्या लिखते हैं ना, जब बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10,00,000 मैंने ये लिखा, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो है इस इकाई दाई एकड़ा के इसके हिसाब से मुझे यहाँ पर अंकों को अलग करना है। तो मैंने इस अंक के बीच में क्या लगा दिया भाई? कोमा। तो अगर मुझे दो डिजिट्स के, मतलब डिजिट के बीच में या बड़े नंबर में कहीं पर भी मुझे कोमा लगाना है, तो इस कोमा का यूज़ करने के लिए मैं ये कोमा वाली कमांड भी मुझे यहाँ नंबर ब्लॉक में मिल सकती है। तो डॉलर साइन वाला तो कि भाई करेंसी फॉर्मेट देना है, परसेंटाइल फॉर्मेट देना है तो परसेंटाइल वाली कमांड, और कोमा बीच में लगाना है तो कोमा कमांड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो कमांड और है, एक है इंक्रीज डेसिमल और एक है डिक्रीज डेसिमल। यानी अंकों के बाद, पॉइंट के बाद में अगर आपको डेसिमल यानी दशमलव की संख्या बढ़ानी है तो इंक्रीज डेसिमल से आप दशमलव की संख्या बढ़ा सकते हो, और अगर आपको दशमलव की संख्या घटानी है तो डिक्रीज डेसिमल से आप दशमलव की संख्या को घटा भी सकते हैं। तो इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, करेंसी, परसेंटाइल, कोमा साइन, ये सब कुछ हम कहाँ से कर पाएंगे भाई? नंबर ब्लॉक से कर पाएंगे। चलो आगे बढ़े। आगे देखो, होम टैब में अब नंबर ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया। अब देखो होम टैब के नंबर ब्लॉक में एक और ऑप्शन हमें मिलता है। अगर हमें वर्तमान दिनांक इंसर्ट करनी हो, हमें एक स्प्रेडशीट में वर्तमान दिनांक इंसर्ट करनी हो, तो हम यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा और हम वर्तमान दिनांक भी इंसर्ट कर सकते हैं। और देखो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस कॉलन साइन। ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कॉलन साइन, ये कंट्रोल प्लस कॉलन साइन टाइप कीजिए तो वर्तमान में शीट में, जो एक्सेल की शीट में वर्तमान में जहां आपका कर्सर होगा वहां वर्तमान दिनांक आ जाएगी। चलिए, इसके अलावा अगर आपको टाइम डालना है, वर्तमान टाइम, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट का यूज़ कीजिए, तो वर्तमान टाइम भी जो है उस सेल के अंदर जहां आपका कर्सर होगा वहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि कोई किसी भी सिस्टम में वर्तमान डेट और वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट डेट और टाइम जो है एक डेस्कटॉप स्क्रीन पे कहाँ प्रदर्शित होती है। तो कहाँ प्रदर्शित होती है भाई? स्टेटस बार पे होती है। स्टेटस बार पे भी कहाँ पर? सिस्टम ट्रे में होती है। सॉरी, टास्क बार पे होती है, और टास्क बार में भी कहाँ पे? सिस्टम ट्रे में होती है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। आगे देखो, इस होम टैब का एक लास्ट ब्लॉक जो शॉर्टिंग वाला ऑप्शन था, सॉर्टिंग भाई जो अपन स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आरोही अवरोही क्रम में अगर डाटा को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो उसके लिए देखो ये यहाँ पर स्टाइल वाले ब्लॉक में हमें ये ऑप्शन मिलेंगे। स्टाइल वाले ब्लॉक में सबसे पहले हमें कमांड मिलती है सॉर्टिंग की। तो सॉर्टिंग में हम क्या कर सकते हैं? डाटा को आरोही अवरोही क्रम में अरेंज कर सकते हैं। एक यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऑटोसम का। ऑटोसम का मतलब आपको डायरेक्टली अगर डाटा का योग करना है तो ऑटोसम के ऑप्शन से आप ऑटोसम कर सकते हैं। या ऑप्शन मिलेगा इरेज का, डाटा को क्लीन करने के लिए
इरेज वाले ऑप्शन से इरेज कर सकते हैं। यहाँ फिर बात करते हैं, एक ऑप्शन यहाँ पे स्टाइल ब्लॉक में आपको मिलेगा फाइंड एंड सेलेक्ट। अब ये एडिटिंग ब्लॉक में होती है फाइंड एंड सेलेक्ट गो टू कमांड, ठीक है। तो पहले स्टाइल ब्लॉक के देख लेते हैं कमांड, और फिर उसके बाद में लास्ट हमारा ब्लॉक देखेंगे होम टैब का एडिटिंग ब्लॉक। तो देखो स्टाइल ब्लॉक, इस स्टाइल वाले ब्लॉक में सबसे पहली कमांड मिलती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप कंडीशनल अपनी शर्त के अनुसार, यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक एक्सेल में टेबल क्रिएट कर सकता है कि भाई उसको कितने कॉलम और कितने रो की एक टेबल चाहिए। तो जब वो अपनी आवश्यकता अनुसार रो और कॉलम सेलेक्ट करके अगर कोई टेबल क्रिएट करता है, इट मीन्स कि वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर रहा है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड से एक टेबल की रो कॉलम में फॉर्मूला के अनुसार विभिन्न प्रकार की अवस्था के आधार पर फॉर्मेटिंग को लागू किया जा सकता है। और ये फॉर्मेटिंग कितने प्रकार से हो सकती है, बस इनके नाम याद रखना है, इनके यूजेस पे मत जाना, यूजेस से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो 8 प्रकार की कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। कौन कौन सी? जैसे हाईलाइट सेल रूल है ना, हाईलाइट सेल रूल, टॉप या बॉटम रूल, डाटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट, न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स और मैनेज रूल्स, ठीक है। ये 8 प्रकार की इसकी स्टाइल होती है। तो इन पे क्वेश्चंस बस इसकी संख्या पूछी जा सकती है, इनके नाम भी नहीं पूछेंगे। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, इस एक्सेल की होम टेब में नेक्स्ट ब्लॉक आता है सेल ब्लॉक। यानी सेल ब्लॉक है तो जाहिर सी बात है कि एक्सेल की सेल से संबंधित कार्य करने हेतु हम इस सेल ब्लॉक और इसकी कमांड का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर सेल से संबंधित कार्य करने हेतु सेल ब्लॉक का यूज किया जाता है। और इस सेल ब्लॉक के अंदर हमें कौन कौन सी कमांड मिलती है? हमें कमांड मिलती है हाइड रो। अगर आप एक सेल में रो को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड रो वाली कमांड से हाइड रो किया जा सकता है। हाइड रो करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+9। क्या होती है भाई? Ctrl+9 होती है। ऐसे ही अगर आप रो को तो शो करना चाहते हैं लेकिन कॉलम हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड कॉलम वाली कमांड से कॉलम को हाइड कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+10। क्या होती है? Ctrl+10। ये किसी एग्जाम में पूछी गई है तो भाई इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखनी है ये शॉर्टकट की। रो को हाइड करने के लिए Ctrl+9 और कॉलम को हाइड करने के लिए Ctrl+10। चलो आगे बढ़ो। आगे देखो, इसमें एक कमांड आती है शो रो एंड अनहाइड। भाई अगर आपने किसी रो को हाइड कर रखा है और देन आप उसको अनहाइड करना चाहते हो, यानी वापस से रो को शो करना चाहते हो, तो शो रो या अनहाइड वाली कमांड से आप वापस से रो को मतलब शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C। क्या होती है भाई? Ctrl+Shift+C होती है। ऐसे ही आगे बढ़े तो अगर आपने कोई कॉलम हाइड कर रखा है तो उसे वापस शो करने के लिए या हाइड किए हुए कॉलम को अनहाइड करने के लिए शो कॉलम कमांड का यूज़ किया जाता है। जिससे क्या होगा, इसकी शॉर्टकट की क्या है भाई? Ctrl+Shift++, ठीक है। Ctrl+Shift++ कर दो आप, इससे आपका कॉलम वापस से शो हो जाएगा। तो ये सेल से संबंधित कार्य करने के लिए हम सेल ब्लॉक का यूज़ करते हैं। चलिए अब देखो, होम टेब का सबसे लास्ट ब्लॉक आता है एडिटिंग ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है भाई? एडिटिंग ब्लॉक है। अब एडिटिंग ब्लॉक में ये कमांड हम वर्ड और पावर पॉइंट में भी पढ़ चुके हैं कि एक वर्कशीट में एक स्थान से अन्य स्थान पर मूव करने हेतु, या ऐसे समझ लो कि इस एक्सेल का जो पेज होता है स्प्रेडशीट, अब स्प्रेडशीट में आप कहीं पर भी नेविगेट करना चाहते हैं, किसी भी जगह आप नेविगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए गो टू कमांड यूज़ की जाती है। कौन सी कमांड भाई? गो टू कमांड, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+G। क्या होती है? Ctrl+G। तो एक वर्कशीट पेज में नेविगेट करने हेतु या एक स्थान से अन्य स्थान पे मूव करने हेतु हम गो टू कमांड का यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखो, इसमें एक होती है ऑटोसम की कमांड, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt+=। क्या होती है शॉर्टकट की भाई? Alt+=। एक रेंज वैल्यू को आपस में जोड़ना, जैसे कि सपोज कीजिए A1 से लेके A9 तक आपने कोई डाटा लिख रखा है, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो कि इस डाटा को ऑटोसम करना चाहते हो। ऑटोसम का मतलब इसकी जो भी डाटा लिखा हुआ उसका कुलिया योग करना चाहते हो। तो यहाँ पर सेल रेंज दे दीजिए A1 कॉलन साइन A9 और उस पर ऑटोसम की जो आप क्या लगा दो, कमांड लगा दो। इससे इस रेल की ये जो रेंज आपने दी है, ये जो सेल रेंज वैल्यू दी है, इस पर जो भी डाटा लिखा है वो आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ऑटोसम की कमांड से हम जो ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कमांड है इसमें सॉर्ट कमांड। सॉर्ट का मतलब होता है छांटना। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? छांटना। अब किसको छांटोगे? मतलब अगर कोई अवरोही क्रम में डाटा लिखा गया है तो उसको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो, आरोही क्रम में लिखा है तो उसको आप अवरोही में कर सकते हो, यानी असेंडिंग से डिसअसेंडिंग ऑर्डर में और डिसअसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर में आप कन्वर्ट कर सकते हो सॉर्ट कमांड के माध्यम से। और ये सॉर्ट कमांड की
का ऑप्शन हमें एक्सेल की होम टेब के एडिटिंग ब्लॉक में मिलती है। तो यहाँ पे देखो सोर्ट कमांड एक टेबल के डाटा को असेंडिंग ए टू जेड या दिस असेंडिंग जे टू ए में व्यवस्थित करने हेतु सोर्ट कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये वाला बहुत ही कमांड जो है ना फिल्टर कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एक्सेल के अंदर। इस क्या कर सकते हैं कि एक्सेल की शीट में कोई भी डाटा आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल कि एक बच्चे की या एक स्कूल का अपन ने रिकॉर्ड बनाया है, जैसे 9th क्लास का रिकॉर्ड बनाया है। अब 9th क्लास के रिकॉर्ड में जितने स्टूडेंट्स थे उनमें से कितने स्टूडेंट फेल है, कितने पास है, उन सबका अपन ने एक जगह रिकॉर्ड तैयार कर दिया है। हमने रिकॉर्ड तो तैयार कर दिया लेकिन उसको व्यवस्थित नहीं किया। व्यवस्थित करने का मतलब कि अगर हमें उसमें से देखना हो कि कितने फेल है कितने पास है, वो व्यवस्थित तरीके से हमने कहीं नहीं लिखा है, बस रिजल्ट दिया है। जैसे 1 से 30 बच्चे हैं अगर 9th क्लास में, उन 30 बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेटिकली नाम अरेंज है और उनके सामने उनका रिजल्ट लिख दिया गया है ना, पर वो अरेंज नहीं है। अब ऐसे में अगर आप उस डाटा को क्या करना चाहते हो, उस डाटा की छटनी करना चाहते हो, उसको फिल्टर करना चाहते हो, कैसे? अपनी शर्त के अनुसार। जैसे कि मान लो कि वो डाटा व्यवस्थित है नहीं, लेकिन अब आप उस डाटा में से सिर्फ ये देखना चाहते हो कि कितने बच्चे पास हैं, तो आपकी शर्त क्या हो गई कि आपको बस पास होने वाले बच्चों का ही रिजल्ट दिखाया जाए, है ना, या इस पूरी लिस्ट में से उन बच्चों के नाम आपके सामने आ जाए जो पास है या जो फेल है। मतलब आप अपनी शर्त डाल दो कि भाई पास वाले देखने हैं, फेल देखना है। तो ऐसे आप उसको क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। तो फिल्टर करने के लिए होम टेब के एडिटिंग ब्लॉक में एक कमांड मिलती है जिसे कहते हैं फिल्टर कमांड। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की पहले देख लीजिए, कंट्रोल+Shift+1। क्या होगी? कंट्रोल+Shift+1। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल में उपलब्ध डेटा को कंडीशन के आधार पे यानी शर्त के आधार पे दर्शाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि एक्सेल की शीट में ये डाटा इस तरीके से अरेंज है, यहाँ पर ये डाटा इस तरीके से अरेंज है। मैंने यहाँ लिख दिया जैसे ये 30 लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे जैसे मैंने 60 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 80 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 90 लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 30। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक कंडीशन है कि जिसके 50 से ऊपर नंबर है वो सारे बच्चे पास है और जिसके 50 से कम है वो फेल है। लेकिन हमने यहाँ पर इसको सिर्फ नंबर फॉर्मेट में लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा है पास और फेल का, है ना। तो अब इसको छटनी कैसे करोगे आप? छटनी अपने भाई आप जैसे फिल्टर वाले कमांड पे जाओगे, आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा और आपसे पूछेगा कि आप अपनी कंडीशन रखिए कि किस कंडीशन पे आप इस डाटा को छटनी करना चाहते हो। तो जैसे आपने लिख दिया कि टोटल नंबर्स ऑफ पासिंग स्टूडेंट। ठीक है, आपने ये यहाँ पर अपनी शर्त लिख दी। तो इस डाटा में से जो बच्चे पास है उनका अलग से मतलब ये डाटा छट जाएगा। कैसे? देखो कि जैसे इस तरफ ये टेबल अगर मान लो आपने करी है तो इस टेबल में इस तरीके से ये डाटा फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पे फेल वाले बच्चे के सामने F लिखा हुआ आएगा, यानी ये बच्चा फेल है, और बाकी जो पास है उनके सामने पासिंग का P लिखा हुआ आएगा, और इस तरीके से ये डाटा जो है फिल्टर हो जाएगा। तो एक डाटा को फिल्टर करने हेतु या अव्यवस्थित डाटा की छटनी करने हेतु हम जो है फिल्टर कमांड का यूज़ करते हैं, जो हमें MS एक्सेल की होम टेब के लास्ट यानी एडिटिंग ब्लॉक में मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़े। अब देखो कि आज हमने जो है MS एक्सेल के जो बाकी के सारे फंक्शंस बचे थे वो हमने सब कुछ देखा। जैसे कि हमने टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में कंप्लीट पढ़ा, साथ ही साथ में हमने कुछ अर्थमेटिक फंक्शन देखे लाइक इवन, ओड एंड राउंड वाली संख्या को देखा कि एक संख्या को राउंड कैसे किया जा सकता है। इस तरीके से हमने इसको देखा है। चलिए अब जो है नेक्स्ट और होम टेब हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे इंसर्ट टेब के बारे में, और जब जैसे ही फॉर्मूला टेब आएगी तो एक फंक्शन के बारे में बताना और बाकी रह गया है जो लॉजिकल फंक्शंस है ना। तो लॉजिकल फंक्शंस को हम जो है फॉर्मूला टेब के साथ में ही पढ़ेंगे। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।